चलिए आज एक ऐसी कहानी के बारे में बात करते हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। एक ऐसी घटना जिसने हमारे इतिहास का पूरा रुख ही बदल दिया। सोचिए 7वीं शताब्दी के नॉर्थ इंडिया के बारे में। एक बेहद विशाल एकजुट साम्राज्य जिसे महान राजा हर्षवर्धना ने पंजाब से लेकर बंगाल तक बांध के रखा था। सब कुछ बिल्कुल शांति और समृद्धि से चल रहा था। लेकिन फिर 647 सीई में एक ऐसी चोट लगी जिसने इस पूरे नक्शे को अचानक हमेशा के लिए बदल दिया। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे एक सबसे बड़ा बिखराव आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गया। उस दौर में भारत आए मशहूर चाइनीज विद्वान स्वानजांग ने अपने सफरनामे में जो लिखा था उसे सुनकर आपको उस समय की झलक मिल जाएगी। उन्होंने लिखा था, लोग खुश हैं, रास्ते बिल्कुल सुरक्षित हैं और भोजन प्रचुर मात्रा में है। ये दर्शाता है कि हर्ष का राज कितना विशाल और सहिष्णु था। एक ऐसी स्थिति जहां धार्मिक आजादी थी और प्रजा खुशहाल थी। सच कहूं तो यह बिल्कुल एक सुनहरे दौर जैसा था। लेकिन एक साम्राज्य जो पूरी तरह से सिर्फ एक ही व्यक्ति की ताकत पर टिका हो, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही होती है। अब देखिए कि चीजें कितनी तेजी से बदली। साल 606 सीई में हर्षा का राज शुरू होता है, सब कुछ बेहतरीन। लेकिन 647 सीई आते आते अचानक हर्षा की मौत हो जाती है और उनका कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं होता। और इसका नतीजा जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ एक साल के भीतर, हाँ सिर्फ एक साल, 648 सीई आते आते उपमहाद्वीप का ये सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह तुरंत टूट गया। राजा की मौत के बाद जो अफरा तफरी मची, उसका नतीजा ये निकला कि वो लंबा चौड़ा एकीकृत नक्शा अचानक 100 टुकड़ों में बिखर गया। हर्ष के अधीन जो लोकल सरदार और मुखिया थे, जो अब तक सिर्फ नाम के लिए उनके अंडर थे, उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। किसी ने भी अब केंद्र की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। हर किसी ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, खासकर राजस्थान के उन क्षेत्रों में जहां के मुखिया अब पूरी तरह से अपनी मनमानी कर सकते थे। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आता है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, 65। ये सिर्फ कोई आम नंबर नहीं है, ये वो 65 साल का क्रांतिकारी दौर था, हर्षा की मौत और एक बेहद खतरनाक बाहरी आक्रमण के बीच का समय। ये 65 साल का गैप आगे चलकर भारतीय इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला था। अब ये जो अगले 65 साल थे, वो किसी दुखद सिविल वॉर का समय नहीं थे, बल्कि ये एक नया अध्याय था। राजस्थान की भट्टी, एक आंतरिक विकास का दौर जहां नई ताकतें आकार ले रही थीं। अगर हम उस वक्त के अलग अलग राज्यों को देखें तो नागदा में घुइलोच धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। चित्तौड़ में देखें तो वहां मोरी अपनी शक्ति के बिल्कुल चरम पर थे। वेस्ट की तरफ गुर्जरा प्रतिहारा तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहे थे और सांबर में चाहमाना अपना क्षेत्र बढ़ा रहे थे। अब ये सभी राज्य चुपचाप नहीं बैठे थे, ये आपस में लड़ रहे थे, टकरा रहे थे, नए गठबंधन बना रहे थे। एक दूसरे को लगातार आजमा कर ये आपस में ही एक दूसरे को और मजबूत कर रहे थे। खासकर यहां प्रतिहारा शब्द पर गौर करना सबसे दिलचस्प है। जानते हैं इसका सीधा अनुवाद क्या होता है? द्वारपाल यानी डोर कीपर। ये नाम ही जैसे उनकी किस्मत तय कर रहा था। वेस्टर्न राजस्थान में नागा भट्टा प्रथम के नेतृत्व में ये गुर्जरा प्रतिहारा आगे बढ़ रहे थे और अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से यही लोग भविष्य में पूरे उपमहाद्वीप के सबसे बड़े रक्षक बनने वाले थे। एकदम सीना तान के बॉर्डर पर खड़े थे। आप सोच रहे होंगे कि आपस की इस लगातार लड़ाई से भला क्या फायदा हो सकता है, लेकिन इन 65 सालों के आंतरिक संघर्ष ने एक कमाल का असर किया। उनकी सेना की युद्ध नीतियां या टैक्टिक्स पूरी तरह से निखर कर आगे आईं। उनके कमांडर्स बेहद अनुभवी हो गए थे। एक ऐसी फौज तैयार हो चुकी थी जो लगातार युद्ध करके पूरी तरह से बैटल हार्डेंड यानी भट्टी में तप कर पक्की हो चुकी थी। ये बिना रुके चलने वाली एक ऐसी नेचुरल फैक्ट्री थी जहां प्रैक्टिकली 24/7 वॉरफेयर की ट्रेनिंग चल रही थी। और यहीं से शुरू होता है हमारी इस चर्चा का अगला और सबसे जरूरी पड़ाव, विकेंद्रीकरण का विरोधाभास। आखिर क्यों ये विभाजन एक विशाल ताकत बन गया? क्योंकि आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि एक टूटा हुआ साम्राज्य हमेशा कमजोर होता है ना? पर यहां ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। सोचिए, एक मॉडल है जहां सिर्फ एक ही मजबूत राजा है। उस राजा को कुछ हुआ या वो हारा तो सब कुछ खत्म। ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर वाला मॉडल ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सदियों तक ही टिक पाता है। लेकिन दूसरी तरफ इस नए राजस्थान मॉडल को देखिए। यहां एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली सरदार थे। इस बटी हुई ताकत का मतलब ये था कि अगर एक मुखिया हार भी जाए तो बाकी के राज्य लड़ते रहेंगे। यही वजह है कि ये नया ढांचा आगे 500 से 1000 साल तक टिकने वाला था।
ये पूरा नेटवर्क उस पौराणिक हाइड्रा की तरह था, एक सिर काटो तो दूसरा निकल आता है। इस नेटवर्क का कोई एक अकेला सिर था ही नहीं जिसे काटकर दुश्मन बाजी मार ले। इन छोटे सरदारों को अपने कठिन और रूखे स्थानीय टेरेन का चप्पा चप्पा पता था। किसी भी बाहरी आक्रमणकारी फौज के लिए इन्हें हराना लगभग नामुमकिन और थका देने वाला था, क्योंकि यहां कोई एक राजधानी थी ही नहीं जिस पर कब्जा करके वॉर जीती जा सके। हर मुखिया आजाद था और हार मानने या झुकने का तो उनका कोई इरादा ही नहीं था। जब ये सभी राज्य आपस में लड़कर खुद को फौलादी बना रहे थे, ठीक उसी वक्त एक बहुत बड़ी परीक्षा सामने आने वाली थी। एक बढ़ता हुआ अरब खतरा जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था। इस आक्रमण की रफ्तार जरा गौर से सुनिए। 651 सीई में पर्शिया विजित हुआ, फिर 670 सीई में ये फौजें काबुल तक आईं, 700 सीई में अफगानिस्तान पर कब्जा हुआ और फिर 711 सीई आते आते सिंध गिर गया जहां राजा दाहिर की हार हुई। और आखिरकार 712 सीई में एक बेहद ऑर्गेनाइज्ड और दुनिया जीतने का सपना रखने वाली विशाल अरब सेना सीधा राजस्थान की सीमा पर आ खड़ी हुई। वक्त एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह चल रहा था। अब इतिहास का सबसे बड़ा सवाल उठता है, 65 साल के अकेलेपन और आपस की काट मार के बाद क्या ये बिखरे हुए राज्य एक दुनिया हिला देने वाले एम्पायर का सामना करने के लिए तैयार थे? जिस विशाल ताकत ने पड़ोसी राज्य सिंध को एक ही झटके में कुचल दिया था, क्या उसे ये छोटे आजाद सरदार रोक पाएंगे? तो 712 सीई की उस सीमा पर जो मैदान सजा था, उसकी तैयारी सुनिए। गोहिलोत के पास आगे चलकर राजपुताने की शान बनने वाले लेजेंडरी बप्पा रावल तैयार हो रहे थे। मोरी के पास चित्तौड़ का वो विशाल किला था जिसे जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। गुर्जरा प्रतिहारा अपने महान नेता नागा भट्टा प्रथम और उनकी खतरनाक तपे हुए योद्धाओं की फौज के साथ डटे थे, और चहमाना अपनी विशाल सांभर आर्मी को पूरी ताकत से आगे कर रहे थे। एक बहुत ही असाधारण और मजबूत तैयारी थी इनकी। इतिहास का कैसा अजीब खेल है ना। जिस पतन ने एक महान साम्राज्य को खत्म किया, उसी पतन ने अनजाने में देश की सबसे मजबूत ढाल बना दी। हर्षा की मौत के बाद जो सन्नाटा और अफरा तफरी आई, उसने अपने आप एक ऐसी रक्षात्मक ढाल तैयार कर दी जो शायद किसी भी एक अकेले राजा के बस की बात नहीं थी। ये एक ऐसी ढाल थी जो 100 टुकड़ों में बिखरी जरूर थी, पर दुश्मन के लिए पूरी तरह से अभेद्य थी। इस चर्चा के अंत में एक छोटी सी सोच विचार करने वाली बात। सोचिए जरा, अगर भारत किसी एक ही राजा के अधीन एक बड़ा सेंट्रल एम्पायर रहा होता, तो क्या वो 712 सीई के इस तूफान को झेल पाता? एक ही राजा हारता और पूरा देश हार जाता। लेकिन इस बिखरे हुए डिसेंट्रलाइज्ड ढांचे ने लचीलेपन की ऐसी मिसाल पेश की जिसने आगे के पूरे इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। आगे चलकर क्या घमासान हुआ, यह जानने की उत्सुकता आपके मन में जरूर होगी, पर फिलहाल के लिए इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है आपको चीजों को देखने का एक नया नजरिया